जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरज़ू काज़मी साहबा। मैडम सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैडम भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चले गए हैं सऊदी अरब। सुनने में आया कि पाकिस्तानी बड़े पैनिक कर गए हैं कि ये तो अंदाज़ जो है वो पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता था कि हमें इस तरह वेलकम किया जाएगा। और वो इंडिया जिसको अरब वर्ल्ड के अंदर और ख़ास तौर पर सऊदी अरब के अंदर या यूएई के अंदर माजी में इस तरह वेलकम नहीं किया जा रहा। अब F-15 जो है वो उनको लेने आया हुआ है जहाज़ और पता नहीं क्या क्या। कैसे देखती हैं आप मोदी साहब के सऊदी अरब के विजिट को? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपने बुलाया और बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत शानदार तरीके से पीएम मोदी जो है उनको वेलकम किया गया है सऊदी अरब में। पाकिस्तानी जो पैनिक है उनको ये सोचना चाहिए कि बिल्कुल पाकिस्तान के साथ भी यही कुछ होना चाहिए, लेकिन उस सूरत में जब पाकिस्तान अपनी वही पोज़ीशन बना ले जो भारत ने की है। अगर हमारी तरफ से कोई जाता है सऊदी अरब, ऐसा नहीं कि हमारे लोग जाते नहीं हैं, लेकिन अगर वो जाते हैं तो सऊदीज़ को यही लगता है कि कुछ माँगने के लिए आए हैं। या कुछ लेने आए हैं। अगर अगर कोई चीज़ या तो डोनेशन लेंगे या फिर लोन माँगेंगे या फिर जो पहले से पैसा दिया हुआ है उसको कहेंगे कि अभी वापस ना लो। ज़ाहिर उसमें और एक ऐसी कंट्री में बहुत फ़र्क होता है, जो आपको कैश में पेमेंट कर रही हो या जिसकी इकोनॉमी बेहतर हो, उन्हें पता हो कि ये अगर बिज़नेस करने आए हैं तो ये हमारे साथ पैसा देंगे और बिज़नेस करेंगे। ये हम हमारे साथ ऐसा नहीं होगा कि हमसे सामान ले लेंगे और कहेंगे कि पैसा नहीं है। तो पाकिस्तान को इसमें मेरा ख्याल है इतना बुरा बनाने के बजाय अपनी पोजीशन को ठीक करने की ज़रूरत है और हो सकती है अगर ये कोशिश करें तो अपनी इकोनॉमी को ठीक करने की। और इकोनॉमी ठीक करने का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ वहाँ से पैसा पकड़ लें और फिर तीसरी जगह पे दे दें। तो डेफ़िनेटली ऐसा होगा। वहाँ पर तकरीबन 2 करोड़ के करीब जो है वो इंडियंस भी मौजूद हैं सऊदीया में जो रहते हैं। और डेफ़िनेटली अभी तक मैंने तो नहीं सुना कि किसी को सऊदी अरब ने भीख माँगने के ऊपर निकाला हो। लेकिन पाकिस्तानीज़ को तो वो निकालते रहते हैं। मुझे कोई 2-4 इंडियंस के नाम अगर कोई बता दे कि जिनको निकाला गया है तो मैं मान जाऊँगी, लेकिन पाकिस्तान से तो हज़ारों की तादाद में लोगों को पाकिस्तानियों को निकाला जाता है। तो सर ऐसी कंट्री में और भारत में ये फ़र्क तो आएगा। हुँ। ये बात आपकी ठीक है कि ये जो सवाल है निकालने वाला कि हमें निकाला जा रहा है 5,000 बंदे को कि वो जनाब आप भीख माँग रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हमें वेलकम किया जा रहा है क्योंकि वो 35-40 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं वहाँ से। 40 अरब डॉलर भारत जो है वो इंडिया को सॉरी सऊदी अरब को देता है। और मज़े की बात तो ये भी है कि आपको पता है कि वो अब कहते हैं कि इस ट्रेड को बढ़ाएँ, हुँ। ठीक है? आपका ये जो F-15 वाला जो बना है वो सामने कि F-15 आए हुए हैं, ठीक है? इसको आप कैसे देखती हैं? मोदी साहब ये तस्वीर में आप देख रही हैं कि देख रहे हैं बाहर कि जहाज़ उनको लेने आए हुए हैं और बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। हाउ डू यू सी दिस? ये जो जहाज़ है, ये जो मोदी साहब उस जहाज़ को बाहर छाती मार रहे हैं कि वाक़ई जहाज़ है कि ये, तो कैसे देखती हैं ये जो चीज़ है मिलिटरीली अपने जहाज़ हवा में उड़ा देना और कहना कि वी वेलकम यू। इंडिया का कभी ऐसा वेलकम तो सऊदी अरब में नहीं हुआ, क्या कहेंगी? सर बिल्कुल फर्स्ट टाइम हुआ है, लेकिन ये कि इसका मतलब यही है कि जो भारत है उसने अपने आप को उस जगह पहुंचा दिया है जहां पर इस तरह से वेलकम हो। अभी जो मोदी जी सऊदीया गए हैं, आप जानते हैं कि अभी उनकी कंट्री के अंदर जो है वो वहाँ के अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं और उनसे मिलकर 2 दिन के बाद वो हालांकि अभी 4 दिन के लिए आए हैं, लेकिन मोदी जी जो है वो निकल के सऊदीया चले गए और इस तरह का वेलकम उन्हें दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली ये आपको बताता है कि इस वक्त भारत की क्या पोजीशन है, भारत कितना स्ट्रांग जा रहा है, ये बताता है आपको। उसमें किसी को भी, किसी पाकिस्तानी को भी नाराज होने की जरूरत नहीं है और ना ही बुरा लगने चाहिए, इसलिए कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी लीडर्स अगर चाहते हैं कि इसी तरह का वेलकम हो, तो आपको अपनी पोजीशन भी वही बनानी पड़ेगी। आपको उसी तरह से अपनी इकोनॉमी को ठीक करना पड़ेगा। ऐसे ही आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक होगी। अगर आप हर चीज में आपने कभी इसराइल से पंगे लेने हैं तो कभी भारत के बारे में उल्टा-सुल्टा बोलना है, तो ऐसे करके तो नहीं चलेगा। और भारत क्या, आपका तो अफ़गानिस्तान और ईरान भी आपके साथ नहीं है, चाइना भी नाराज़ है। तो ऐसी सूरत में हमारे जो पॉलिटिशियंस जाते हैं, सऊदीया बहुत जाते हैं, उनको इस तरह का वेलकम नहीं मिलता। सर आप खुद भी देखिए ना, जब घर में कोई दावत होती है या कोई आ रहा होता है,
तो लोग वैसे खैर हमारे तो हम तो हर एक को ही रिसीव करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई हाई प्रोफाइल आ रहा हो तो आप उसके लिए बाहर खड़े रहते हैं कि जी जब तक वो आ नहीं जाए, घर के अंदर दाखिल ना हो जाए, तो मेज़बान खड़े रहते हैं। तो वो उसकी पोज़ीशन भी बताता है मेहमान की, कि जी मेहमान ने इस टाइम पर आना है, और वो कोई एम्बेसडर हो, कोई और इस तरह के, आप तो अक्सर बड़ी-बड़ी दावतें किया करते हैं, तो आपको पता है कि आप किस तरीके से हम रिसीव करते हैं, ठीक है ना? मेरे जैसे आते हैं तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है, आ गए हो, चलो ठीक है, आ जाओ। तो वो वाली सर पोज़ीशन जो है ना वो बनानी पड़ती है। तो मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान जब तक अपनी पोज़ीशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा, तब तक नहीं पाकिस्तान मैडम, की यही क्या हालत रहेगी। पोजीशन क्या करें हम क्या, इतना कुछ तो हम करते हैं, क्या पोजीशन स्ट्रांग करें? हमारे लोग भी तो सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं, नहीं कर रहे? सर हमारे कौन सा लोग कर? तो हमें जॉब करते हैं जाके सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा। अगर वो सऊदी अरब हमें पैसे देता है तो इससे फ्री में तो नहीं देता ना। जिन लोगों को बुलाया गया है वह नौकरियां करते हैं, तो वो भी तो किरदार अदा कर रहे हैं मैडम, उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। हुकूमत तो चलो जाती है, लीड जाके खाती है उन्हें अरबों को, वो एक अपनी जगह पे, लेकिन आम आदमी तो बहुत मेहनत करता है। सर जो आम आदमी मैं मानती हूँ, वहाँ पे ज़रूर कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर मेहनत भी कर रहे हैं, वहाँ पे हर तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी तो हैं जो भीख माँग रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे भी तो हैं जो क्राइम कर रहे हैं। और अगर आप उनकी जेलों में देखें, चाहे वो सऊदी अरब हो या यूएई की जेलों, वहाँ पे कहा तो यही जाता है कि 50% से ज़्यादा पाकिस्तानी ही अरेस्ट किए जाते हैं डिफरेंट क्राइम्स में। उसके बाद आपके यहाँ से जो आपके पॉलिटिशियंस जाते हैं, आपकी गवर्नमेंट के लोग जाते हैं, जो कि बेशक टाई लगा के गए हो, वो मांगने तो भीख ही जाते हैं ना। कुछ लोग वो हैं जो सड़क पे बेचारे मांग रहे हैं कि हमारे पास वापसी का टिकट नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं जो टाई और पूरी तरीके से सूट वूट पहन के जाते हैं, और फिर वहां पर जाके भीख मांगना ही होता है कि आप किसी कंट्री से कहें कि हमने आपसे जो लोन लिया था हम वापस नहीं कर सकते 3 साल, वो 3 बिलियन जो है वो अभी मत लो, बाद में ले लेना, 1 साल और रहने दो, या हमें और चीजों की जरूरत है। इमरान खान के जमाने में तो सर हम चावल तक मांग कर लाए थे, इमरान खान सऊदी अरेबिया से। तो आप क्या समझेंगे कि एक कंट्री जो मांगने जाती है, मतलब सऊदी अरब के साथ जब डील होती है भारत की या किसी भी कंट्री की, तो वो कई बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान की जब बारी आती है तो वो हमें पता नहीं कितने टन जो है वो खजूरें भेज देते हैं। तो हमने खुद अपनी ये पोजीशन बनाई है, इसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल है सर, हम क्या करें। नहीं, खजूरें भी मैडम बड़ी, वो कहते हैं बड़ी प्रोटीन के, पता नहीं क्या ताकतवर चीज होती है। हमारे बुजुर्ग खजूर जो है वो, उससे पूरा का पूरा दिन गुजर सकता है, आप एक दो खजूर खा के गुजारा कर सकते हैं। आप खजूरों के पीछे पड़ गई हैं। नहीं नहीं सर, फ्री की खजूर सर, मैं भी रोज खाती हूँ खजूर 2-3, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि हमें भी वो डॉलर दे देना तो खजूर हम खुद खरीद लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हमें डॉलर, हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम आती है सऊदी अरब की, और बाकी कंट्रीज में ज्यादा जाती है। अगर आप सिर्फ कश्मीर देख लें, जो इंडियन साइड कश्मीर है, वहां पे सऊदी अरब ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है कि उनका मॉल बना दिया है, बन रहा है, और क्या कुछ हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ जब आते हैं, 1 बिलियन डॉलर, 2 बिलियन डॉलर, और वो भी ऐसे कि जैसे तरसा तरसा के ये कितने कितने चक्कर लगाते हैं, वहां से कितने कितने डेलीगेशन आते हैं उसके बाद। तो जाहिर सर हमारी तो ये वाली रिस्पेक्ट कभी नहीं हो सकती जो इस वक्त, अगर अगर हमने अपने अपने आप को ठीक ना किया, जो कि इस वक्त भारत की प्राइम मिनिस्टर की हो रही है। तो चीमा साहब हमेशा जब मैं आती हूँ गायब, पता नहीं कहाँ हो जाते हैं। हेलो। फिर कुछ। हमारी भी हमारी भी इज्जत होगी मैडम, हमारा भी। ये जो डिफेंस साइड पे जो वेलकम कर रहे हैं, आपको इसको कैसे देखती हैं? सर क्योंकि कहा तो ये जा रहा है ना कि ये लोग ट्रेड पे भी बात करेंगे, डिफेंस पे भी बात होगी, तो ये तमाम चीज़ों की, तो इस वजह से मुझे लगता है कि बिल्कुल ये बड़ा अच्छा वेलकम दिया गया है। और अगर इन तमाम चीज़ों के ऊपर मोदी जी बात करेंगे सऊदी अरब में एमबीएस से, तो फिर इसी वजह से शायद ये वेलकम भी ऐसे दिया गया है, क्योंकि ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट होने जा रहे हैं, और आगे एग्रीमेंट्स होंगे, एमओयू साइन होंगे। हमारे यहाँ भी खैर एमओयू तो बहुत साइन होते हैं, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं होता। लेकिन बाकी कंट्रीज जो हैं जिनके पास कह लीजिए कि जिनकी पॉलिसीज ठीक है, या जिनके पास पैसा है, तो वो एमओयू साइन करने के बाद कुछ ना कुछ काम करते भी दिखाई देते हैं। हमें बजाय इसके नाराज हो जाने के या ये कहने के कि जैसा क्यों हो गया है, हमें खुद भी उस पोजीशन पे जाना चाहिए। अपने आप ही आप वही काम, हमारे कौन आएगा मुझे बताएं। चाइना आया था ना, चाइना की हमने बैंड बजा के रख दी है सीपैक में। 11-12 साल हो गए, चाइना की समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब वो चला जाए कि वो रह जाए कि क्या करे, अब उसके लोगों को भी मारना शुरू कर दिया। तो वो तो यहाँ कौन बीएलए ने आएगा सर बीएलए इन्वेस्टमेंट ने लेकर। किया ना, बीएलए ने किया मैडम, बीएलए सर ने। बीएलए कौन सी जर्मनी का है सर, यहीं का तो है ना। मतलब वो कहलाते हैं तो सर वो पाकिस्तानी ही है ना। तो हमारी फोर्सेस से जब कर दें अगर ना। बीएलए कंट्रोल नहीं हो रहा,
तो सर ये अगर किसी और मुल्क ने अटैक कर दिया तो ये कैसे सँभालेंगे? अपने यहाँ क्या वो कहते जी 1500 लोग हैं, सर वो 1500 लोग इनसे काबू नहीं हो रहे। नहीं, 1500 लोग देखें, ये गुरिल्ला वॉरफेयर है ना। गुरिल्ला वॉरफेयर में तो 200 बंदा भी बहुत होता है भाई आपके लिए। जो हाइड एंड रन है, हाइड एंड सीक है, मतलब आपको जिस अंदाज से वो कर रहे हैं। आप कभी मैडम बलूचिस्तान गई हैं? हैव यू नहीं एवर? सर, नहीं, नहीं। आप जरा जब क्वेटा के ऊपर से ट्रैव उतरेंगी ना, तो जस्ट सी द ट्रेन एंड क्वेटा के ऊपर बहुत देर जहाज चलता है बलूचिस्तान के ऊपर। तो आप वो जरा ट्रेन देखा करें, वो ट्रेन कैसा है। तो यू विल सी कि वो ट्रेन इतना खतरनाक एंड रग्ड एंड सफेद पहाड़, मतलब वहाँ कोई पौधा नहीं है, क्योंकि वो पहाड़ों के अंदर रहते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। मोटरसाइकिलों पे वो होते हैं। तो या तो ना कोई ऐसा एनिमी हो, गुरिल्ला से लड़ना तो इट्स इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। लेकिन जारी बात है, दुनिया आपको माफ थोड़ी करेगी इस बात पे कि आप लड़ नहीं सकते या तो उनको ढूंढ नहीं सकते। नहीं सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर दुनिया को आप क्या कहेंगे कि आप आइए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए और वो कहेंगे जी आपको तो खुद को पता नहीं लग रहा है कि लोग कहाँ से आके कहाँ को जा रहे हैं, तो वो किस लिए अपना पैसा और अपनी जान खतरे में डालेंगे? उसके लिए तो आपको पहले इन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा ना, चाहे वो जहाँ से आते हो, जहाँ जाते हो, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन यहाँ के लोग जो फ़ोर्सेज़ में काम कर रहे हैं, इन्हें भी तो कुछ ना कुछ ट्रेनिंग तो मिली ही होगी ना, उन्हें कुछ तो आता ही होगा। तो ये फिर उन लोगों को रोकें या किसी तरीके से उनसे डायलॉग करें, बातचीत करें, जब तक आप अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान में तो मुझे नहीं लगता कि कोई आके इन्वेस्ट करेगा। चाइना कर रहा है क्योंकि वो फँस चुका है, वो बाहर भी नहीं जा सकता। वो अब जितना होना था हो गया, लेकिन चाइना के लिए अब बाहर जाने का रास्ता भी नहीं छोड़ा है आपने। तो इस वजह से चाइना है, अदरवाइज़ चाइना भी ना आता। हम्म। मैडम ये तो हालात फिर ठीक नहीं है, कोई इतने मुनासिब हालात नहीं है जितने हम बता रहे हैं दुनिया को, शायद के हालात बेहतर हैं। मुझे लगता है कि सिचुएशन जो है ना वो कोई इतनी, वो हमारे वो उस तरह नहीं है। तो मैडम क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? आपको लगता है कि राइट आफ्टर ये इस विजिट के बाद हो सकता है पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी पहुंच जाए वहाँ पे और कहें कि जनाब हमारा भी कुछ करें? या आपको लगता है कि इंडिया और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो गए हैं? मैडम इसका मतलब तो ये भी है कि कश्मीर पे भी फिर कोई बात नहीं होगी और कोई मुस्लिम दुनिया आपको सपोर्ट नहीं करने वाली कश्मीर पे, क्या कहती हैं? क्योंकि जिस अंदाज से मोदी साहब को वेलकम किया जा रहा है, तो कश्मीर पे तो फिर पाकिस्तान को मुसलमान दुनिया की सपोर्ट भूल जानी चाहिए। सर बिल्कुल ऐसा ही है, कश्मीर को तो खैर इन्हें बहुत पहले भूल जाना चाहिए था, और कश्मीर का चैप्टर तो बहुत पहले ही जो है मेरे ख्याल से क्लोज़ हो चुका है और उस पे कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जितना मर्ज़ी शोर मचा ले, कश्मीर के लिए पाकिस्तान का साथ कोई नहीं देने वाला, कोई कंट्री नहीं आएगी। जहाँ तक हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे जो कह लीजिए गवर्नमेंट के लोगों के जाने का है, तो ये तो जाया ही करते हैं, इस तरह का वेलकम तो उन्हें नहीं मिलेगा। मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि हमारे लोग जाएँ तो कम से कम ये चील कौवे ही उड़ा दें, इसलिए कि वो भी जहाज़ के लिए खतरनाक होते हैं। तो चील कौवे भी नहीं उड़ा सकते उनके लिए। तो लेकिन ये प्लेन व्लेन तो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं उड़ने वाले, और इस वक़्त जो हालात चल रहे हैं, तो ये अगर गए भी तो ज़ाहिर है एफबीएस को यही लगेगा कि कुछ माँगने के लिए आए हैं। वो तो वैसे प्राइम मिनिस्टर कहते भी हैं कि मैं माँगने नहीं आया, लेकिन फिर भी लोग यही समझते हैं। लेकिन सर बात सारी यही है कि इनको ये चाहिए कि जितनी कंट्रीज़ हैं, सिर्फ़ भारत की बात नहीं, चाहे वो आपका अफ़गानिस्तान हो जाए, चाहे ईरान हो जाए, या जो भी कंट्रीज़ हैं, जिनके साथ ये खामख़ा की दुश्मनियाँ लेके बैठे हुए हैं, उनके साथ मैं ये नहीं कह रही कि आप दोस्त बन जाएँ और आप उनको वो जादू की झप्पियाँ देनी शुरू कर दें, लेकिन उनसे थोड़े से टर्म्स अपने बेहतर करें, और तभी आप दुनिया में चल सकते हैं। अगर आप हर एक से लड़ाई ले लेंगे, हर एक से नाराज़गी ले लेंगे, तो दुनिया आपको छोड़ देगी। उनको लगेगा कि ये तो इनका तो हर एक से ही प्रॉब्लम रहता है। तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आप ट्रेड किससे करेंगे? आप आगे किस तरीके से बढ़ेंगे? डिफेंस में क्या होगा? तो ये हमारे लोगों को सोचने की ज़रूरत है। भारत ने इस वक़्त सबसे दोस्ती कर रखी है, चाहे वो इज़राइल ही क्यों ना हो। रशिया के साथ भी बात कर रहे हैं, यूक्रेन से भी बात हो रही है, फ़लस्तीन की भी मदद कर रहे हैं, गज़ा के लिए सामान भी भेज रहे हैं, साथ इज़राइल के साथ भी बात कर रहे हैं, और अमेरिका तो आपको पता ही है कि उनके साथ तो है ही। लेकिन हमारा ये वो प्रॉब्लम है, हमने हर एक से पंगे लेके रखे हुए हैं। नहीं, नहीं, पंगा नहीं मैडम, वो कहते हैं कि हमें सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है। सो इज़राइल इज़ डूइंग रॉन्ग, तो हमें उसको गलत तो कहना है ना। वो तो इंडिया कोई खुल-खल आके उस तरह इज़राइल के बारे में थोड़ा ही बोलता है। वो गज़ा में थोड़ी-सी एड भेज देता है, आपको पता है एड वहाँ पहुँच भी नहीं सकती। आपको पता है ये इज़राइल डोंट अलाउ एड जाती नहीं है। सो एड किसको भेज रहे हैं? सो इंडिया डज़न्ट टेक अ सपोर्ट, वो उस तरह खुल के तो नहीं बोलता। वो ये थोड़ी कहता है कि वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है या कुछ इस तरह की चीज़ें जिस तरह दुनिया कह रही है। तो इंडिया की पोजीशन, इंडिया एक बड़ा प्लेयर ज़रूर है, मैं मानता हूँ डिप्लोमैटिक, पॉलिटिकली वो बड़ा प्लेयर बन गया है, इसमें कोई शक नहीं है।
जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी को वेलकम किया गया, दैट्स अ साइन दैट इंडिया इज बीइंग ट्रीटेड एज ए बिगर प्लेयर। ये बड़ी डेमोक्रेसी, बड़े मुल्क को ट्रीट किया गया, जो फैक्ट है। शायद कई लोगों को ये भी कहना है कि शायद ये स्टेट विजिट नहीं है, हुँ। तो लेकिन मोदी साहब को इस अंदाज से वेलकम किया जा रहा है कि ज़रा थोड़ा सा शबशबा। और आपको पता है फिर जब इंडिया के अंदर वो क्या उसे बोलते हैं, जब ये चीज़ें चलेंगी कि मोदी साहब को ये वेलकम किया गया है, तो मोदी साहब ने फिर कहना तो है ना कि वो सऊदी अरब जो हमें लिफ्ट नहीं कराता था, आज देखो सऊदी अरब के साथ हमने कैसे अच्छे ताल्लुकात कर लिए। मैडम, ये इंडिया ने जो गल्फ पॉलिसी अपनी चेंज की है और गल्फ को अपने करीब कर लिया है, इसका क्रेडिट मोदी साहब को जाता है, या कि इंडिया के अंदर कोई भी होता तो शायद इकोनॉमिक हालात इतने अच्छे हो गए हैं अब इंडिया के कि सारों ने आ जाना था। हाउ डू यू सी दैट? ये जो गल्फ को करीब करना है, नॉट जस्ट सऊदी अरेबिया बट बाकी मुल्कों को भी तो करीब किया है, ये इसकी क्या लॉजिक हो सकती है? सर देखिए, सबसे पहले तो जैसे आप कह रहे थे कि भारत एक बड़े प्लेयर के तौर पे सामने आया है, तो बिल्कुल आया है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो स्टेडियम के बाहर खड़ा हुआ है। और हम इस कोशिश में कि शायद कोई बॉल बाहर आ जाए तो हम कैच कर लें, क्योंकि अंदर हमें मैडम, कोई हम तो जाने नहीं दे रहा सर। कर रहे हैं ना, स्टेडियम के अंदर है, हम नहीं सर समझती हम आप? बाहर हैं, आपको पता नहीं लग रहा, हम बाहर निकल गए और आपको पता भी नहीं लगा। और अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोई बॉल बाहर आ जाए तो हम उसको कैच कर लें, तो हम सोच ही नहीं रहे हैं अंदर जाने के लिए। जहाँ तक मोदी जी की बात है, तो सर जाहिर है कि इनकी पॉलिसीज को मैं क्रेडिट दूंगी, इनकी टीम को क्रेडिट दूंगी। अकेले मोदी जी जो है वो मुझे नहीं लगता कि अकेला सब उन्होंने किया है। जाहिर है एक टीम होती है आपकी, आप जिस तरह की टीम रखते हैं वो आपको जो एडवाइस करती है, अगर वो एडवाइस सही चल जाए, उसमें जाहिर है उसमें अमित शाह साहब भी हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, डॉक्टर जयशंकर भी हैं और कई लोग हैं जिन्होंने मिलकर इस वक्त भारत को यहाँ पहुंचाया है। मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज में परफेक्ट हो गए हैं, सब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे भारत के, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर 50-60% भी उन्होंने ये अचीवमेंट कर लिए है, तो यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान को इससे सीखना चाहिए, बजाय हम नाराज हो जाएं या हम ये गुस्सा करें कि ऐसे कैसे हो गया, गल्फ कंट्रीज ने कैसे कर दिया। हम सऊदी अरब से ज्यादा बड़े मुसलमान हैं कि सऊदी अरब जो है वो कुछ नहीं कह रहा है इसराइल और उसके फलस्तीन के मामले में। उनके यहाँ ना KFC जलाया जा रहा है, ना पिज्जा हट को तोड़ रहे हैं। और बाकी जितनी कंट्रीज हैं, चाहे कुवैत हो, कतर हो, ओमान हो, कहीं पे ये नहीं हो रहा। हमारे अंदर का पता नहीं कौन सा मुसलमान जागता है कि हम उठ के सारी चीजें तोड़ना जलाना शुरू कर देते हैं। मतलब अक्ल से पैदल लोग जो हैं, मुझे लगता है वो ज्यादा पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। अगर कोई सर्वे होगा तो हम वैसे ही फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे। लेकिन सर सारी बातें ये कि हमारे यहाँ पॉलिसीज ठीक नहीं बन रही, उनके यहाँ पॉलिसी ठीक बन रही है। इसी वजह से कितना उनके ऊपर गुजरात के जमाने में क्या कुछ नहीं कहा गया, लेकिन आज देख लीजिए कि सारी गल्फ कंट्रीज बुला भी रही हैं और ना सिर्फ बुलाती हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दे देती हैं। अभी भी मुझे लगता है मोदी जाते जाते मोदी जी कोई ना कोई अवार्ड भी पकड़ लेंगे। तो यहाँ से हमें देखने की जरूरत है कि आप आपकी पॉलिसीज जो है वो कहाँ पर गलत हो रही है। ये तो मैडम, एक बात तो ये भी समझने वाली है ना कि भाई, अब सवाल ज़रा समझें। सवाल ये है कि हमें अपनी आवाम को भी तो बताना चाहिए इन तब्दीलियों का। आवाम सड़कों पे निकलती है, आवाम को भी तो बताना चाहिए कि भाई ओआईसी किसी काम की नहीं है। अब अरब वर्ल्ड जो है वो ये समझते हैं कि हमारे बायलैटरल ताल्लुकात की अहमियत है, सो वो अपने बायलैटरल ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। और हमें इंडिया के ताल्लुकात मुस्लिम दुनिया से परेशान नहीं होना चाहिए। ये कारोबारी दुनिया है, इंटरेस्ट बेस्ड दुनिया है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की लीडरशिप को अपने अवाम को भी इस चीज़ में बताना चाहिए? सर किस चीज़ के लिए कि अवाम किस चीज़ के लिए बाहर आ रही है? कश्मीर के लिए आप कह रहे हैं बाहर आ रही है कि भारत के लिए बाहर आ रही है? मैंने तो देखा कि हमारी अवाम जो है वो सिंध की बाहर आई हुई है, वहाँ पे किसान का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके लिए बाहर है। बलूचिस्तान में हमारी अवाम बाहर है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो गलत कर रहे हैं हमारे लोग, उसके लिए बलूचिस्तान के लोग बाहर है, KPK के लोग बाहर है। वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमें कश्मीर की पड़ी हुई है, पता नहीं कश्मीर का चूरन हमने कब तक बेचना है और कहाँ तक चलना है, क्योंकि अब पब्लिक ने वो बाय करना बंद कर दिया है। पब्लिक अब नहीं ले रही वो चूरन सर, पब्लिक बहुत हो गई। इसलिए कि अब आपके अंदर के जितने एरियाज हैं आपकी कंट्री के, उन तमाम जगह पर आग लगी हुई है। आप उसको बुझाने के बजाय पब्लिक को एक दूसरी जगह दिखा रहे हैं कि वो देखो कश्मीर में क्या हो रहा है। अरे वो कश्मीर तो दूर है ना, दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा। ये जो नजदीक में जो बलूचिस्तान में हो रहा है, आपने 30 दिन के लिए और मारिम बलोच को जेल में डाल दिया है। पहले 30 दिन वो रही, अभी 30 दिन आपने और बढ़ा दिए। आपको ये बलूचिस्तान दिखाई नहीं दे रहा, आपको KPK दिखाई नहीं दे रहा जहाँ पे आग लगी है आपको। वहां पर आज शर्जील मेमन साहब सिंध में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जी जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो रोड ब्लॉक ना करें। शर्म नहीं आती इन लोगों को?
इस किस्म की बातें किसानों के लिए कर रहे हैं, वो उस तरफ नहीं देख रहे। पानी को काट के आप यहाँ ग्रीन पाकिस्तान बनाने के लिए आप इधर लेकर आ रहे हैं पानी, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा। इनको पता नहीं है, बस कश्मीर लेके बैठ गए हैं, इनको बस भारत के साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, आप दोस्ती मत करें, वो कौन सा करना चाह रहे, वो तो बात भी नहीं करना चाह रहे, वो तो हमारी तरफ देखना भी नहीं चाह रहे। लेकिन बाकी दुनिया क्यों नहीं देख रही हमें? सऊदी अरब और जितने ओआईसी की कंट्रीज है, वो भी पाकिस्तान को मुंह नहीं लगा रही। उसका कोई रीजन मुझे बता दें। मैं नहीं नहीं मैडम, वो जो कश्मीर का इशू है वो और है, जो ये डोमेस्टिक इश्यूज हैं ये तो डिफरेंट हैं। इनका उससे क्या लेना देना, वो तो एक हिस्टोरिकल रॉन्ग है, उसको वो कहते हैं ठीक करना है, हुकूमत पाकिस्तान कहती है, और ये तमाम अरब ममालिक भी माजी में कहते रहे हैं, कोई ये तो नहीं है कि नहीं कहते। सो अब वो जारी बात है कश्मीर का नाम नहीं लेते, टर्की से वो कश्मीर का नाम लेता है, और कोई मुल्क जो है अरब वर्ल्ड में वो कश्मीर का नाम उस तरह नहीं लेता, बिकॉज वो उनकी गेम प्लान बदल गया। लेकिन जो जो पेशावर में, सॉरी, सिंध में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसको तो नहीं हम मिला सकते उनके साथ। सिंध इज़ अ डिफरेंट प्लेस, ये एक डोमेस्टिक इशू है, या जो बलूचिस्तान है वो भी एक डोमेस्टिक इशू है। वो चीज़ें चलती रहती हैं पूरी दुनिया में, इस तरह के जो मसले मसाइल चलते रहते हैं मुल्कों के अंदर। लेकिन वो कह रहे हैं कि कश्मीर तो एक डिफरेंट है ना, उसको इससे तो नहीं मिलाया जा सकता, क्या ख्याल है? सर 4 सूबे हैं आपके, 4 में से 3 सूबों में आग लगी हुई है, आप कह रहे हैं कुछ खास बात नहीं है। नहीं, लेकिन कहा क्या है, सिंध में लेकिन कौन सी आग लगी है सर मेरे? सिंध में क्यों सर, वो सिंध में जो बैठे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं जी मैं Protest is a उस part of democracy. It's good. They should keep doing it for their अच्छा, interest. तो सर फिर बलूचिस्तान में क्यों नहीं करने देते? कहते हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है क्या? नहीं, लेकिन सर बात सारी ये है कि पहले यहाँ के हालात ठीक करेंगे, तभी तो कोई इन्वेस्टर यहाँ आएगा, तभी तो कोई कंट्री हमारी तरफ देखेगी। हमारी तरफ ना सऊदी अरब देख रहा है, ना एमबीएस आ रहा है, ना कोई आ रहा है, अभी वो भी। एमपीएस आए थे ना, हमारे पास भी आए थे, तो इमरान खान आपका जो बेस्ट फेवरेट लीडर है उनके दौर में नहीं आए थे? नहीं सर, मेरे कोई फेवरेट लीडर नहीं है, उन्होंने गाड़ी शाड़ी चलाई थी, वो भी मुझे पता है। तो ये तो हालात हो जाते हैं यहाँ पर अगर कोई गलती से आ जाए। लेकिन बहरहाल हमने अपनी हालत खुद खराब की है। हम अपनी इकोनॉमी पे जब तक फोकस नहीं करेंगे, इकोनॉमी पे काम नहीं होगा, तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे। भारत ने अपनी इकोनॉमी पे काम किया है, भारत के पास पैसे आप खुद जानते हैं, $4 ट्रिलियन उनके पास है। तो हमारे पास जो है, हम तो कहते हैं 1 ट्रिलियन, बल्कि मैं तो कह रही हूँ गजवा हिंद कर दें सर, उससे भी आसानी हो जाएगी। हम जब भारत पे कब्जा ही कर लेंगे तो वो $4 ट्रिलियन भी हमारे ही हो जाएंगे, मोदी जी नहीं ने जो मैडम, कमाए। नहीं, ये तो बड़ी गलत बात है, हमें नहीं समझते। ये आप कब्जा कराना चाहती हैं हमें, आपने बाद में कहना है कि नहीं जी नहीं, ये गलत हो गया, तो मेरे मुंह से बात निकल गई थी। हो सकता है कोई बंदा आपकी बात मान ही ले और चल पड़े उस तरफ, लेकिन ये है आपके दोस्त शायद हामिद, तो कहीं ना कहीं उनको ख्याल आ रहा होगा। लेकिन बहरहाल बात ये है कि सऊदी अरब और अरब वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान के उतने ही दोस्त हैं जितने पहले थे। दी ओनली थिंग इज कि इंडिया ने अपना जो है ना रेलिवेंस इंक्रीज की है, तो उस रेलिवेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि अभी भी कल यूएई के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए थे, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर यूएई के। अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, सऊदी अरब यूएई हमेशा बड़ी मदद करते हैं पाकिस्तान की, हमारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन इंडिया ने वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढी हैं जो अपॉर्चुनिटीज हम नहीं ढूंढ सके। तो सर वही बात है ना, वो हमारी मदद करते हैं। सऊदी अरब हमारी मदद करता है, अमेरिका हमारी मदद करता है। मैं ये कह रही हूँ कि इसमें से निकलें कि लोग हमारी मदद ना करें, हम किसी की मदद के काबिल हों, या हम कहीं इन्वेस्टमेंट करने के काबिल हों जैसे भारत है, तो हमारे हालात अपने आप ठीक हो जाएंगे। जब तक हम सिर्फ मदद ले लेके चलते रहे तो यही होगा। अभी थोड़े दिन में आपको पता है फ्लड भी आने वाला है, क्योंकि अभी बारिशें वारिशें होंगी, ये पहले से कह दिया गया जी फ्लड आ रहा है। फिर हम निकले हुए होंगे कटोरा लेके पूरी दुनिया में कि जी हमारे यहाँ ये हो गया, ये हो गया, और फिर पैसा मांग रहे होंगे। तो सर जब तक हम इस तरह की प्रॉब्लम में से नहीं निकलेंगे, खुद खाने कमाने की आदत नहीं डालेंगे, तो यही हालात रहेंगे। चले लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है कि नरेंद्र मोदी साहब के जो सऊदी अरब का विजिट है उससे क्या निकलता है। एंड बहुत सारे पाकिस्तानी शायद इसमें पैनिक में होंगे, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, हर मुल्क के अपने बायलैटरल ताल्लुकात होते हैं। एंड दे शुड कीप डूइंग दिस वट एवर दे आर डूइंग, और ऐसे ही होता है। सऊदीज़ हों, अमारातीज़ हों, सारे का सारा गल्फ़ पाकिस्तान के को सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको भी पाकिस्तानियों को समझना चाहिए। थैंक यू वेरी मच आरजू काजमी साहिबा। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।